तो हम अस्थमा को लूजली ना लें, हम इसको स्पेसिफिकली लें। और कोई एक दवा के चलते हो जरूरी नहीं है, हमारे लाइफस्टाइल के चलते होता है। दवा एड ऑन करती है। 0.00001% लोगों को ब्रीथ करना आता है, 99.9999% को ब्रीथ करना नहीं आता है। हम एक्चुअली न्यूट्रिशनली ब्लाइंड वर्ल्ड में रहते हैं, जहां पर न्यूट्रिशन के बारे में, सॉरी टू से, न्यूट्रिशनिस्ट को भी बहुत आइडिया नहीं है। किसी भी चीज में कोई एंटीबायोटिक ले लिया, कोई भी दवा ले लिया, कुछ भी लेके मुंह में डाल लिया, कुछ भी खा लिया, इससे स्थितियां बहुत बिगड़ रही हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं डॉक्टर अवधेश पांडे जी से। डॉक्टर अवधेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद वंदना जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी जी। डॉक्टर अवधेश, आजकल सांस लेने की तकलीफ बहुत ज़्यादा देखने में मिल रही है, तो इसके होने के क्या कारण होते हैं और इसका समाधान हम कैसे कर सकते हैं, आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि सांस लेने में इन दिनों दिक्कत ज़्यादा क्यों हो रही है? ये आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर मैं पहले बहुत डीप में जाके दूंगा, उसके बाद सुपरफिशियलिटी पे आऊंगा। डीप में ये है कि जब तक आप गलतियां बाहर के वर्ल्ड में ढूंढते रहेंगे, अपनी गलतियां नजर नहीं आती हैं। इंसान ब्लेम करने के लिए हमेशा दूसरे चीज को लेता है, ये इंसानियत है, ये ह्यूमन बिहेवियर है। हम दूसरों को ब्लेम करते हैं अपने प्रॉब्लम के लिए, हम अपने आप को ब्लेम करते ही नहीं हैं। जो अपना शरीर बना है वो कैसी भी हवा से, हवा जितना भी दूषित हो, उससे सारा कुछ खींच सकती है। नॉर्मल हवा अगर आप नाक से ले रहे हैं, 13-14 केव से होके हवा जाती है, जहां पर ये सारा कुछ एब्जॉर्ब हो जाता है और टेम्परेचर भी नॉर्मल हो जाता है। अगर ठंडी हवा आप ले रहे हैं नाक से, अगर मुंह से लेंगे तो सर्दी खांसी या वो जल्दी हो जाएगी। नाक से लेंगे, नाक अपने आप गर्म करके उसको लंग्स में लेके जाती है, वो नॉर्मल टेम्परेचर में नहीं जाता है। तो ये सारे प्रोविजंस अंदर बने हुए हैं, लेकिन हमें बाहर में कुछ ना कुछ ये किसी को ब्लेम करना है। तो आजकल लोग किसानों को ब्लेम कर रहे हैं परालियों के लिए। खैर एनीवे, वो एक चूंकि हवा थोड़ी सी स्टिल होती है विंटर में, उतनी ज्यादा हवा में मूवमेंट नहीं होता है, इसीलिए कोई एक चीज अगर कोई धुआं अगर कहीं है, वो बहुत देर तक स्टिल रह जाती है और हवा का ज्यादा मूवमेंट नहीं हो पाता है। इसीलिए इन दिनों ये प्रॉब्लम होने लगता है। उन लोगों को ज्यादा होता है जिनको पहले से कोई बीमारी है या वो नॉर्मल नहीं है। जो नॉर्मल लोग हैं, ज्यादातर उनको आप बोलेंगे तब उनको ध्यान आएगा कि हाँ, मैं सांस लेने में तकलीफ हो रही है, ये हो रही है। अदरवाइज जो पेशेंट्स हैं, जो पहले से ब्रोंकियल अस्थमा के पेशेंट्स हैं, निमोनाइटिस के पेशेंट्स हैं, क्रोनिक लंग डिजीज के पेशेंट्स हैं, इन लोगों को प्रॉब्लम नॉर्मली भी होती है और इन दिनों कुछ ज्यादा होती है बिकॉज ऑफ द स्टिलनेस ऑफ द एयर। जब किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है, तो जैसा कि आपने कहा कि हम ब्लेम करते हैं दूसरे लोगों को, अपने आप को नहीं देखते हैं। तो मैं यहाँ आपसे जानना चाहूँगी कि जो डॉक्टर्स हैं वो जब अस्थमा की दवाई देते हैं, मैं एलोपैथिक मेडिसिन की बात कर रही हूँ, जब वो देते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर किसी को बीपी हुआ है तो वो बीपी की दवाई दे रहे हैं, उससे भी अस्थमा हो जाता है, उससे भी सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। तो क्या डॉक्टर्स को पता नहीं होता है कि ये ऐसा करने पर ऐसी कंडीशन हो जाएगी इंसान की? वो क्यों करते हैं ऐसा? नहीं, देखिए, कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं है, मैं नहीं जानता हूं ऐसे किसी भी डॉक्टर को जो अंदर से ये चाहता नहीं है कि मेरा पेशेंट ठीक हो जाए। सभी डॉक्टर चाहते हैं। शायद आप मेरा सवाल तो कोई ठीक से जानबूझ नहीं के समझे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए मैं आपको एक दवाई का नाम बताती हूँ, एटेनॉल है, जो कि पहले आई तो कहा कि ये बीपी की बहुत बेस्ट दवाई है, लेकिन जब कोई एक इंसान इसको 10 साल ले लेता है तो फिर उसके साइड इफेक्ट बाद में सामने आते हैं कि इस दवाई से आपको अस्थमा की प्रॉब्लम हो गई। तो उसी और वक्त उसके नॉर्मली साइड इफेक्ट क्यों नहीं बताए जाते हैं? नॉर्मली अस्थमा में ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, बीटा ब्लॉकर्स नहीं देते हैं अस्थमा में, और उस समय बताई जाती है। लेकिन
अस्थमा सिर्फ दवा के चलते हो जरूरी नहीं है। इट्स एन ऑटो इम्यून डिजीज। ब्रोंकियल अस्थमा एक ऑटो इम्यून डिजीज है। हमारे माइक्रोब्स इतने मर गए हैं, मतलब ये है कि लीकी गट होता है जिसके चलते ब्रोंकियल अस्थमा भी होता है। थायराइड के प्रॉब्लम होते हैं। आपने कभी सोचा लेडीज को इतना थायराइड के प्रॉब्लम्स क्यों है? इतने थायराइड के प्रॉब्लम्स अचानक कहां से आ गए? हम खाद डाल के माइक्रोब्स को जमीन में मार रहे हैं। जो बीज जो उग के हमारे पास आ रही है उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू खत्म हो जा रही है बिकॉज माइक्रोब्स नहीं है। जमीन में माइक्रोब्स नहीं है, हमारे गट में भी नहीं है। तो गट में अगर माइक्रोब्स न हो तो लीकी गट होगा। लीकी गट होगा तो सबसे पहले ये जितने भी ऑटोइम्यून डिजीज जैसे ब्रोंकियल अस्थमा के चांसेस हैं, ब्रोंकियल अस्थमा हो जाएगा और थायराइड के प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। ब्रेन में चला गया तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो जाएगा। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि लीकी गट था, लंग्स में कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। तो हम अस्थमा को लूजली ना लें, हम इसको स्पेसिफिकली लें। और कोई एक दवा के चलते हो जरूरी नहीं है, हमारे लाइफस्टाइल के चलते होता है। दवा ऐड ऑन करती है। मतलब अगर वो प्रॉब्लम ये पहले से पनप रही है, उसको अंतिम धकेल, मतलब क्लिफ तक आदमी पहुंच गया है, अंतिम धकेल ड्रग्स दे सकते हैं, दे सकती हैं, ये संभव है। लेकिन ड्रग्स को ही अकेले ब्लेम किया जाए कि यही कारण है उसके लिए, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। और ब्रोंकियल अस्थमा में ड्रग्स नॉर्मली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, बीटा ब्लॉकर्स। लेकिन हम इस पे क्यों बहस करें? जो हमारे दर्शक हैं उनको इससे निजात कैसे मिलेगा, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। जी बिल्कुल। रादर देन डिस्कसिंग अबाउट दीज थिंग्स या दूसरों को हम ब्लेम करें, हम सोल्यूशन पे आए कि सोल्यूशन क्या करें, नेचुरली सोल्यूशन क्या किया जा सकता है अगर ऐसी स्थिति है। क्योंकि ठीक है, किसानों को आप ब्लेम कर लें, सरकार को ब्लेम कर लें, इसको ब्लेम कर लें, आपको सांस तो लेना जरूरी है ना। तो लेट्स कम टू अ सोल्यूशन कि सांस कैसे लिया जाए, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। तो पहली बात यह है, हमने एक 10 महाविद्या प्राणायाम का अपने ही चैनल पे 10 प्राणायाम के 10 महाविद्या वो हमने दिए हैं। सिंपल टर्म्स में अगर बोला जाए तो 0.00001% लोगों को ब्रीथ करना आता है, 99.9999% को ब्रीथ करना नहीं आता है। आपको ये बात सुन के बहुत आश्चर्य लग रहा होगा कि क्या आप क्या बात करते हैं, लोग बिना सांस लिए ही यहां तक पहुंच गए हैं। घींच तीर के जीवन चलाना और अच्छे से जीवन चलाने में फर्क है। इसीलिए आपके चैनल पे आके हम लोग कोशिश करते हैं कि जितनी भी ज्ञानवर्धक बातें हैं जिससे आपके दर्शकों का जीवन बदल सके, हमारी उम्मीद, हमारी कोशिश यही होती है कि आपका ये एक एपिसोड देख के उसके जीवन में परिवर्तन आ सके, वो अपने आप को स्वस्थ कर सके। वो अगर स्वस्थ करे तो हमारे मुहिम से जुड़े 2 लोगों को और स्वस्थ करे, 2 लोगों तक और ये मैसेज पहुंचाए। क्यों? क्योंकि हम ये कल्पना करते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत, स्वस्थ भारत की, और मैं अकेला इतने लोगों तक नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन ये आवाज पहुंच जाएगी, बिल्कुल। ये आवाज पहुंच जाएगी। इसीलिए हमारा एम, आपको मैंने पहले ही बोला था, आप भी इसी एम से चल रही हैं कि हमारा एम ये है कि हमारा एक वीडियो देख के ही अगर 10 लोगों के जीवन में परिवर्तन आता है, हमारा ये मिशन सर्व्ड है, जी हमारा मिशन सॉल्व हो गया। 10 महाविद्या जो वो 10 प्राणायाम के हैं महाविद्या कौन सी उसको, हैं इसके बारे में हम हाँ, आपसे कौन अभी कौन बात करेंगे। जी लेकिन आप हमें ये बताइए कि जी अस्थमा जब किसी को हो जाता है तो उसे खाने पीने में क्या सावधानी रखनी चाहिए? अक्सर कहा जाता है जिनको अस्थमा होता है उनको खट्टी चीजें नहीं खानी चाहिए, तो इसमें कितनी सच्चाई है? वी आर लिविंग इन अ न्यूट्रिशनली ब्लाइंड वर्ल्ड। मैं थोड़ा ये चैलेंजिंग और डीप स्टेटमेंट है ये। हम एक्चुअली न्यूट्रिशनली ब्लाइंड वर्ल्ड में रहते हैं जहां पर न्यूट्रिशन के बारे में, सॉरी टू से, न्यूट्रिशनिस्ट को भी बहुत आइडिया नहीं है। क्योंकि न्यूट्रिशनिस्ट जो मिस्टेक करते हैं उसके बाद पेशेंट्स हमारे पास डिजीज लेके आते हैं। इसलिए हमें बहुत आइडिया है कि न्यूट्रिशनिस्ट क्या कर रहे हैं या बाकी लोग क्या कर रहे हैं। मैं एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट ये देना चाहता हूं कि आप
अपना खाने पीने को लीकी गट से आप ये करें, क्योंकि कोई भी माइक्रोब्स, अगर आप में माइक्रोब्स की कमी है, माइक्रोब्स का मतलब है माइक्रोबायोम, वो सूक्ष्म लोग जो आपके शरीर को बनाते हैं और दिखते नहीं हैं। आप अपनी नानी की तरह कैसे दिख रही हैं, आपके फोर फादर्स ऐसे ही दिखते थे जैसे आप दिख रही हैं। ये कौन डिसाइड करता है? ये जीन्स तो डिसाइड करके बैठे हुए हैं। मैं ये समझ गया, लेकिन इसको कार्य रूप देते हैं माइक्रोब्स। वो आपका एपिजेनेटिक्स फॉर्म करते हैं, इस जीन को ट्रांसफॉर्म करते हैं, ताकि आपकी नाक और आपके ग्रैंडफादर की नाक सेम रहे। वही माइक्रोब्स मरते जा रहे हैं, जमीन में भी और हमारे गट में भी। जैसे बेतहाशा हम एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, किसी भी चीज में कोई एंटीबायोटिक ले लिया, कोई भी दवा ले लिया, कुछ भी लेके मुंह में डाल लिया, कुछ भी खा लिया, इससे स्थितियां बहुत बिगड़ रही हैं। इसलिए हमें ठीक न्यूट्रिशन पे आना पड़ेगा। तो अब आपका क्वेश्चन इतना रेलिवेंट है, लोगों को लगेगा कि खाना तो हम पेट में खाते हैं, जी इससे सांसों का क्या है? ये डिस्कनेक्टेड माइंड है, ये डिस्कनेक्टेड लोग ये बातें करते हैं। कनेक्शन ये है कि आप एक काम करिए, अगर आपको सांस लेने में तकलीफ है तो 4 ग्लास पानी पी के उंगली डाल के वॉमिटिंग कर लीजिए, और फिर देखिए आपके सांस लेने की स्थिति चेंज हो जाएगी, आपकी सांस लंबी आने लगेगी। अगर आपको ब्रेथलेसनेस था, वो ब्रेथलेसनेस चला जाएगा। ये कनेक्शन है पेट का और लंग्स का, जो लोगों को एनाटॉमिकली नहीं दिखेगा। इसीलिए मैं कई बार बोलता हूं, ये शरीर जो है, जैसा दिखता है और जैसा अनुमान है कि ऐसे काम करता होगा, वो अनुमान ही है। शरीर बहुत डिफरेंट तरीके से काम करता है। ये मैं आपको इसलिए बता पा रहा हूं बिकॉज हमने कोशिश की है। मॉडर्न मेडिसिन तो मैं प्रैक्टिस करता हूं, पूरा का पूरा आयुर्वेद, पूरा का पूरा होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, और पूरा का पूरा टिबेटन मेडिसिन, सिद्धा, ये सारा कुछ मैंने पढ़ने के बाद आपको ये बात मैं बता रहा हूं, क्योंकि हम सभी को इंटीग्रेट करके चल रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी पेशेंट्स हों वो ठीक हो जाएं, वो क्योर हो जाए। नाउ अब आपका जो प्रश्न था कि क्या खाया जाए, तो 2 जून भोजन पे आना जरूरी है। सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं लेना है। ये अगर हम वचनबद्ध हो जाएं कि सूर्यास्त के बाद अपनी जुबान बंद कर लेंगे, अगर ये खुलेगी तो कुछ बात करने के लिए या जल लेने के लिए, अगर हम इस स्थिति में आ सकते हैं तो बड़े से बड़ा बीमारी हम डिफीट कर सकते हैं। सिर्फ इतनी ही स्थिति में अगर आ जाए तो। इसके साथ साथ 2 जून भोजन पे आप रहें। 2 जून भोजन के बाद जो आप एक बार में जो भोजन लेते हैं, उसमें से 50% आपका रॉ फूड हो, 50% कैन बी कुक्ड फूड। और ये सिर्फ इतना ही कर लें, 2 जून भोजन पे आ जाए, सूर्यास्त के बाद भोजन बंद कर दें, ब्रोंकियल अस्थमा की सारी दवाइयां बंद हो जाएगी। ये मैं आपको अश्योर करता हूं। जी आप एक बार करके देखिए, विद इन 3-4 डेज सारी दवाइयां बंद हो जाएंगी, क्योंकि आपका हार्ट पे भी लोड कम पड़ रहा है, लंग्स पे भी लोड कम पड़ रहा है, और फ्लेम कम बनेगा। ये फ्लेम को बाहर निकालने की स्थिति में और ज्यादा स्थितियां गड़बड़ होती हैं, और ये फ्लेम बनता है नॉर्मली अगर आपका लीकी गट है तो ज्यादा बनता है। तो लीकी गट के लिए मैंने आपको बता दिया क्या करना है। तो इट इज नॉट अ वन पॉइंट कि ये चीज खा ले तो ब्रोंकियल अस्थमा ठीक हो जाएगा, ये टैबलेट खा ले तो ठीक हो जाएगा। नहीं होगा, नहीं होगा। इट हैज टू बी अ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस, और ये इंटीग्रेट करके हम एक लेवल पे आए हैं। हमें करीब 45 डेज लगता है किसी भी तरह का ब्रोंकियल अस्थमा को बिल्कुल ठीक कर देने के लिए, जहां पर उसके सभी के सभी ड्रग्स बंद हो जाएंगे, सभी के सभी पैरामीटर्स वो टेस्ट करके देख लें, ना कोई अस्थमा है अब, ना कुछ ये है, सारा कुछ खत्म हो जाएगा। तो ब्रोंकियल अस्थमा उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, अगर आपको सांस की तकलीफ है तो। दूसरा है जो निमोनाइटिस है। निमोनाइटिस नॉर्मली लोगों को उसको लूज टर्म्स में निमोनिया भी बोलते हैं।
निमोनिया या निमोनाइटिस यूजुअली लोगों को जिनका सीआरपी हाई होता है, जिनका फ्लेम का लेवल हाई है, उनको ये स्थितियां रहती हैं। वो भी बहुत हद तक डाइट और प्राणायाम से कंट्रोल की जा सकती हैं, उसके लिए दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा रह गया आपका ब्रोंकिएक्टेसिस और ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकिएक्टेसिस आज की स्थिति में बहुत से लोगों को है, उनको पता नहीं है कि उनको ब्रोंकाइटिस है, लेकिन है, वो पूरी सांस नहीं ले पाते हैं। उसका सबसे सबसे बड़ा टेस्ट है कि आप लंबा सांस लें, लंबा सांस छोड़ें, और ये आप अगर 5-6 मिनट तक कर पाते हैं, उसके बाद देखिए कि आपकी सांस आप कितने देर में ले रहे हैं अंदर, और उससे दुगना टाइम में छोड़ रहे हैं कि नहीं। जैसे आपको 4 सेकंड लगा इनहेल करने में, आपको 8 सेकंड लगना चाहिए एक्सहेल करने में। अगर ये आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको ब्रोंकाइटिस है, आप जाके चेक कराइए। ये बहुत सिंपल टेस्ट है जो कोई घर पे भी कर सकता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर, और इस स्थिति को 3-4 दिन में ही आदमी योग से, या वो 10 महाविद्या जो मैं बात कर रहा था उससे चेंज कर सकता है। तो प्राणायाम की स्थिति है प्राण का व्यायाम पूरे शरीर में, उसको प्राणायाम कहते हैं। लोग उसको कंफ्यूज करते हैं ब्रीदिंग से। ब्रीदिंग किक स्टार्ट करता है प्राण को, ये प्राण लाइफ फोर्स है। प्राण का व्यायाम पूरे शरीर में, उसको प्राणायाम कहते हैं। आपके दर्शकों के लिए मैं ये बता दूं कि जो आज के युग में, जो आज का जो टाइम चल रहा है विंटर सीजन में, जो सांस लेने की जो तकलीफ है, इसमें सूर्यास्त के पहले भोजन कर लें और प्राण को व्यायाम करवाएं। जो हम 10 महाविद्या अभी बात करने जा रहे हैं, अपने भोजन में आमूलचूल परिवर्तन कर लें। आप देखेंगे कि कितनी भी परालियां जलती रहें, आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आपका हेल्थ ठीक रहेगा। हमारा वीडियो बनाने का मकसद भी यही है। जी, वो जी, 10 महाविद्या कौन सी हैं? हाँ, कौन कौन सी हैं? तो उसके लिए बड़ा सिंपल ये है कि हम एक बार दे चुके हैं, हम एक सेपरेट, हमें 10 महाविद्या का प्रोग्राम करना चाहिए प्राणायाम पे, हमें एक सेपरेट ये करना चाहिए। लेकिन मैं चलते चलते इन दी पासिंग मेंशन कर दूं कि क्या क्या करना है। नंबर 1 इज आपको सांस लेने की स्थिति आनी चाहिए कि सांस लेना कैसे है। जो मैंने अभी आपको बताया कि जितना देर में आप इनहेल कर रहे हैं उसका डबल टाइम लगाइए एक्सहेल करने में, पहली महाविद्या। दूसरी महाविद्या यह है कि आप देखिए कौन सी नाड़ी आपकी चल रही है। अगर लेफ्ट नॉस्ट्रिल चल रहा है तो चंद्र नाड़ी चल रही है आपकी, अगर राइट नॉस्ट्रिल चल रहा है तो सूर्य नाड़ी चल रही है। नॉर्मली 1.5 चलती है, एक पूरी चलती है, एक आधी चलती है या थोड़ी सी चलती है, और ज्यादातर एक ही नाड़ी चलती है, एक नाड़ी बंद रहती है। और जब मैं नाड़ी बोलता हूं, नाड़ी का मतलब नॉस्ट्रिल नहीं है, नाड़ी का मतलब एनर्जी चैनल है। जो आप सांस लेते हैं उससे आप एनर्जी कैसे खींच सकते हैं, ये वो विद्या है। जो लोगों को लगता है सांस लेने से एनर्जी कैसे आएगी, सांस लेने से एनर्जी, आप ठीक से इनको नाड़ियों में प्रवाह करें और देखिए एनर्जी आती कैसे है, वो बड़े आराम से आती है। हाँ, जो मैं अभी आपको जो बात बोल रहा हूं, मॉडर्न मेडिसिन अनभिज्ञ है इन बातों से। मॉडर्न मेडिसिन को ये बात नहीं पता है जो मैंने आपको अभी बताई, बड़ा संक्षेप में, बड़ा शॉर्ट में बताया, लेकिन जो डीप लोग होंगे समझ जाएंगे कि मैं क्या बोल रहा हूं। नाड़ी विद्या एक विद्या है, और नाड़ी विद्या इज नॉट पल्स। जैसे पल्स हम देखते हैं, नाड़ी परीक्षा इसको बोलते हैं, नाड़ी में हम एनर्जी देखते हैं, पल्स नहीं काउंट करते हैं। ये दोनों में डिफरेंस है। तो एनर्जी बॉडी में कितनी है, कहां कहां पे एनर्जी आपकी ब्लॉक हो रही है, ये सारा कुछ नाड़ी विद्या में दिखता है, पल्स में नहीं दिखता है। तो एनीवे, इक्वेट ना करें, दोनों डिफरेंट, लेकिन दोनों कॉम्प्लीमेंट्री चीजें हैं। ये कॉम्प्लीमेंट करती हैं एक दूसरे को, इसी को हम इंटीग्रेटेड मेडिसिन कहते हैं। इसीलिए हम बहुत सी बीमारियां ठीक कर पाते हैं जो बाकी लोग सोचते रह जाते हैं या ठीक नहीं कर पाते हैं या दवाइयों से ठीक नहीं होते हैं। जी, तो ये मैं ये कहना चाह रहा था। तो अब आप पूछिए, आप क्या पूछते? ये दूसरी महाविद्या है, इसके बाद में तीसरी महाविद्या कौन सी है? हाँ, तीसरी महाविद्या है नाड़ी शुद्धि। नाड़ी शुद्धि जब आप
ये करेंगे तो लेफ्ट से आप सांस लेंगे 5 बार, लेफ्ट से छोड़ेंगे, फिर राइट से सांस लेंगे 5 बार, राइट से छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट से 5 बार सांस लेके राइट से छोड़ेंगे, फिर राइट से 5 बार सांस लेके लेफ्ट से छोड़ेंगे। ये 20 बार, 20 माने 20 ब्रेथ्स हो गए, 20 ब्रेथ्स। ये 20 ब्रेथ्स में आपने अगर कर लिया इसको, ये आप दिन में 3-4 बार कर लीजिए, आप देखेंगे आपका लंग्स क्लियर हो जाएगा, आपकी खांसी है वो चली जाएगी, अगर आपका हार्ट रेट ज्यादा है वो नॉर्मल हो, वो नॉर्मल हो जाएगा, आपकी कोई डाइजेशन की मतलब इश्यू है वो ठीक हो जाएगी। प्राणायाम में बहुत ताकत है, बहुत ताकत है। इसकी ताकत इतनी ज्यादा है कि ऐसी कोई बीमारी मैं नहीं जानता हूं जो ठीक से अगर प्राणायाम किया जाए या योग किया जाए तो वो बीमारी ठीक ना हो, ऐसी कोई मैं जानता नहीं हूं। लेकिन यस, वो एक दूसरी स्थिति में, वो एक साधना की स्थिति में आदमी कर सकता है, वो नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता है। तो जी। हम लोग ये प्रोग्राम नॉर्मल लोगों के लिए चला रहे हैं। नॉर्मल लोगों के लिए सिर्फ ये 10 महाविद्या ही ये कर ले प्राणायाम का, फोर्थ वो महाविद्या काफी कौन कुछ। सी है? फोर्थ महाविद्या हाँ, कौन फोर्थ सी है? हाँ, तो फोर्थ महाविद्या के लिए आप ये एक तो ये है कि जब आप सांस लें उसको रोक लें, रोक के आप ट्राई करें अपने ये गुदा को बंद करने का, जैसे एनस को ट्राई करें बंद करने का, पेट को ट्राई करें बंद करने का, उड़ियान बंद, उसको मूल बंद, उड़ियान बंद और जालंधर बंद कहते हैं। जब चिन को आपने यहां पे लगा लिया और नाक को बंद कर लिया, रोक लें आप, उसके बाद जहां तक रोक सकें उसके बाद छोड़ें उसको, और छोड़ने के बाद भी रोक लें और फिर से मूल बंद, उड़ियान बंद और जालंधर बंद लगाएं छोड़ने के बाद भी। ये इसको कहते हैं अंतर कुंभक और बाह्य कुंभक प्राणायाम। तो मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि इतना ही अगर सभी लोग जिनको सांस लेने की तकलीफ है अगर इतना ही कर लें तो आप देखेंगे आपकी दवाइयों की स्थिति 90 to 100% रिड्यूस हो जाएगी, आपको दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। और खान पान में क्या करना है वो मैं पहले से बता चुका हूं। तो आज के लिए अगर सर इतना एक ही क्वेश्चन, वो एक सवाल और है मेरा। लोग अक्सर जी, नेबुलाइजर लेते हैं, तो नेबुलाइजर लेना कितना ठीक है? मैं इसमें साइलेंट रहूंगा क्योंकि नॉर्मली हमारा ये बिल्कुल एम नहीं है कि किसी को हम क्रिटिसाइज करें, किसी को हम बोलें कि नहीं ये गलत कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। वो जो भी कर रहे हैं अगर उनकी स्थिति ठीक हो जाए तो वो उनको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम उस पे आ रहे हैं। एक और चीज जो मैं आपको कह रहा हूं, जो लोग नेबुलाइजर ले रहे हैं उनको मैं स्पेशली ये रेकमेंड करूंगा कि सुबह सुबह इतना छोटा टुकड़ा अदरक का चबा चबा के खाएं, अस्थमा वाले पेशेंट्स को भी, ब्रोंकाइटिस वाले पेशेंट्स को भी, और जिसको वीज है, जो सांस चलती है उनको भी। और ट्राई करें पेट के बल सो जाने का, ये दूसरी चीज। तीसरी चीज, तुलसी का पत्ता लेके उसमें 2 काली मिर्च साबुत डाल के उसको एक रोल करके एक ये बनाएं, और जैसे लोग खैनी खाते हैं वैसे आप लिप्स और गम्स के बीच में डाल दें उसको, और 1.5-2 घंटे तक वहीं पर रहने दें। आप देखेंगे आपकी सांस बहुत रेगुलर हो जाएगी, आपकी सांस लेने की जितनी स्थितियां मतलब खराब थी वो अच्छी हो जाएंगी, और आप बहुत अच्छा करने लगेंगे। और इस मौसम में स्पेशली आप बहुत अच्छा करेंगे, दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी, कितना भी बाहर में परालियां जलती रहें आपको फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप वीडियो देख के ही ठीक हो जाएं, हमारा मकसद यही है, ये वीडियो बनाने का, अपना एडवर्टाइज करने का मकसद नहीं। जी, जी, डॉक्टर अवधेश, इस वीडियो में हम 4 या 5 महाविद्या की ही बात कर पाए हैं, लेकिन अगली वीडियो में हम 10 पूरी महाविद्या की बात करेंगे।
इसके साथ जरूर। ही समय की सीमाओं के कारण हमें ये समाप्त करना पड़ रहा है। आज आपने हमें बहुत ही बेहतरीन जानकारी दी। जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद वंदना जी, धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।